Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. नमस्कार, आदाब, हार्दिक इस्तकबाल। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज का जो सेशन होगा वो हम लोग जो है हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पॉलिटी जो है हमने दो वीडियो जो है अपना क्या कहते हैं पिछला दो वीडियो अभी गया है हिस्ट्री का, तो हम लोग हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे जो है एक सीक्वेंस में हम लोग करते चलेंगे। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत शुरू किए हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ चुके थे। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, कौन था और क्या उसके कंस्ट्रक्शन है, वो मैंने जो है आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने दे दिया है। और डिटेल जानने के लिए आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जो है देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ाया है और आपने क्या अभी तक जो है पढ़ा। जो पहली बार चैनल पे जो विजिट कर रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, ठीक है। वो जो है इस सारी चीज़ को पढ़ने के लिए वो शुरू से अगर हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे, शुरू के जो वीडियोस हैं वो अगर देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा मदद मिलेगी समझने के लिए। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बना। आराम शाह शासक बना और आराम शाह एक अयोग्य शासक था। आराम शाह की हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश के द्वारा कर दी गई और इल्तुतमिश शासक बनता है। तो आप ग्राफ देख भी रहे होंगे दिल्ली सल्तनत का इतिहास। इल्बरी वंश, गुलाम वंश, मामलूक वंश, ये तीनों एक ही हैं। गुलाम वंश को मामलूक वंश कहते हैं, मामलूक वंश को ही इल्बरी डायनेस्टी कहते हैं। इल्बरी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी एंड मामलूक डायनेस्टी सभी सेम हैं, एक ही हैं। समय सीमा 1206 से 1290 ईस्वी। ऐबक हम लोगों ने पहले पढ़ा, ऐबक जो है 1206 से 1210 और फिर उसके बाद आराम शाह शासक बनता है। इसका पुत्र जो है पुत्र आराम शाह शासक बनता है, इसका पुत्र आराम शाह शासक बनता है। लेकिन आराम शाह इसका पुत्र मारा गया, इसका पुत्र मारा गया किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश इसका दामाद, किसका दामाद? ऐबक का। तो हम लोग जिस विशेष व्यक्ति की चर्चा करेंगे इस टॉपिक में वो इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश के बाद कौन कौन होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश 1211 से 1236 एडी। बच्चों जितने पॉइंट्स मैं लिखूंगा वो सारे पॉइंट्स आए हुए हैं एग्जाम में, सारे पॉइंट्स आए हुए हैं। सबसे पहले ये शमसी वंश का था, शमसी वंश, इसके वंश का क्या नाम था? शमसी वंश। इल्बरी जाति, इल्बरी जाति, इल्बरी जाति का तुर्क था, इल्बरी जाति का तुर्क, इसीलिए गुलाम वंश का नाम क्या पड़ा? इल्बरी वंश। इल्बरी वंश इसीलिए पड़ा। तीसरा, शासक बनने से पहले, शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बदायूं का गवर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बदायूं का गवर्नर था। बदायूं ये कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहां का गवर्नर था। ये एग्जाम में पूछा गया है। एक बड़ी चीज, शासक बनने से पहले, शासक बनने से पहले ये बदायूं का गवर्नर था। उसके बाद इसकी कैपिटल ये बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल जो थी वो थी लाहौर, लेकिन इसने अपनी कैपिटल लाहौर से चेंज किया, दिल्ली ले आया, दिल्ली। दिल्ली का प्रथम सुल्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का एक सीरीज है इल्तुतमिश से रिलेटेड। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। और सबसे बड़ी चीज ये बात है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, लिख लीजिए तो मैं कहानी इनके बारे में बताता हूं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो है आप फिर से देखिएगा
बताता हूं। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बनता है। आराम शाह की हत्या ऐबक के दामाद इल्तुतमिश द्वारा कर दी जाती है और इल्तुतमिश इस प्रकार जो है गुलाम वंश का शासक बनता है। ऐबक की राजधानी जहां लाहौर थी वहीं इल्तुतमिश की राजधानी जो है दिल्ली शिफ्ट हुई और इसके लिए बाकायदा जंग भी हुआ था और वो जंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। शासक बनने के पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इल्तुतमिश शमसी वंश से बिलोंग करता था। शमसी वंश से बिलोंग करता था और इल्बरी जाति का तुर्क था। शासक बनने के पहले बदायूं का गवर्नर था। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसकी कैपिटल दिल्ली थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे जो एग्जाम देते हैं वो सभी कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं कि भैया दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ है तो कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर होगा। गलत। दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक से, लेकिन वो दिल्ली का शासक नहीं था, वो लाहौर का शासक था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम या दिल्ली का प्रथम सुल्तान आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्योंकि कहीं ना कहीं इसने ऐबक के अधूरे कार्य को पूरा किया और दिल्ली सल्तनत का जो सही रूप से जो नींव तैयार किया गया, जो फाउंडेशन किया गया, वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। सुनिएगा इल्तुतमिश की कहानी। शासक बनने के बाद इल्तुतमिश का विरोध होना लाजमी था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के जो सरदार थे उन्हें जो है कुतुबी सरदार कहा जाता था। कुतुबी, कहानी सुनिएगा तब पूरा हम लोग लिखेंगे। कुतुबी सरदार कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के जो सरदार थे उनको कुतुबी सरदार कहा जाता था और गोरी के समय के जो सरदार थे उनको मुइज्जी सरदार कहा जाता था। तो ये सभी सरदार जो है क्या करते थे, जो भी नया शासक आता था इनके पसंद का जो नहीं होता था ये जो है उनका खुलेआम विरोध करते थे। तो हुआ क्या कि इल्तुतमिश का भी विरोध होना शुरू हो गया और इन विरोधों का दमन करने के लिए अर्थात कुतुबी सरदार और मुइज्जी सरदार, ठीक है, इन दोनों प्रकार के सरदारों का हम कह सकते हैं विरोध करने के लिए, दमन करने के लिए इल्तुतमिश ने एक टीम तैयार किया। 40 तुर्क सरदारों की एक टीम बनी जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी या चालीसा कहा जाता था। अब ये करते क्या थे कि ये जो है उन सरदारों को कहीं ना कहीं खत्म करते थे। उन सरदारों की जो एक हुकूमत होती थी उनको समाप्त करते थे। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि चालीसा या तुर्कान-ए-चिहलगानी ये किसके द्वारा शुरू किया गया? आंसर होगा इल्तुतमिश। अभी मैं लिखूंगा इस चीज को। दूसरी बड़ी बात, इसी चालीसा का एक सदस्य बलबन था। आगे हम लोग बलबन पढ़ेंगे। इसी चालीसा का एक सदस्य बलबन था। बलबन ने चालीसा अपने समय में खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना था कि बलबन खुद जो है, एक इतिहास की कई बुक्स हैं तो अलग अलग लोगों का मत रहता है, लेकिन मेरा जहां तक अपना एक मत है, बलबन 40 के बराबर खुद था। तो इस वजह से बलबन को चालीसा की जरूरत नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि ये बताइए कि चालीसा किसने शुरू किया? आंसर इल्तुतमिश। चालीसा किसने खत्म किया? आंसर होगा बलबन। तो ये सारी चीजें हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, आप इस चीज को लिखिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जो है इल्तुतमिश के और कार्यों को हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहली चीज इल्तुतमिश की जो पहली बात, चालीसा ग्रुप ऑफ 40 तुर्क सरदार, चालीसा या हम कह सकते हैं तुर्कान-ए-चिहलगानी, नाम एक ही है, तुर्कान-ए-चिहलगानी, इसने शुरू किया या गठन किया। तुर्कान-ए-चिहलगानी या चालीसा का गठन किसने किया था? तो आंसर होगा क्या? इल्तुतमिश। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, चालीसा या तुर्कान-ए-चिहलगानी, सॉरी, चालीसा या तुर्कान-ए-चिहलगानी शुरू किया इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये बताइए खत्म कौन किया? अभी मैंने बताया था आंसर क्या होगा? बलबन। आंसर होगा बलबन। एक बड़ी चीज, इल्तुतमिश के समय में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, तराइन थर्ड वार। मैं आपको बता चुका हूं तराइन के पहला युद्ध और दूसरे युद्ध के बारे में, इसके पहले का वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने बताया हुआ है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 और ये हुआ था इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज,
ताजुद्दीन यल्दौज, जिसमें ये जीत गया और ये हार गया, ये सारी चीजें। अब उसके बाद इल्तुतमिश की और कहानी क्या कहती है। इल्तुतमिश जो है मुद्रा व्यवस्था यानी क्वाइन सिस्टम, सैन्य व्यवस्था और फिर उसके बाद शासन व्यवस्था, इक्तेदारी व्यवस्था, ऐसे कई व्यवस्थाओं को ये लाया था और ये आगे चलकर जो शासकों के द्वारा आगे बढ़ती गई। तो दिल्ली सल्तनत में सही रूप से जो फाउंडेशन किया वो इल्तुतमिश ने किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बार दिल्ली में सेना रखने का श्रेय किसे जाता है, इल्तुतमिश। सर समझने वाली बात ही है, ये बताइए आप मेरे को कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश। तो दिल्ली में जो पहला काम होगा वो कौन करेगा, इल्तुतमिश करेगा। समझने का एक तरीका, पहली बार दिल्ली सल्तनत में सेना किसने लाया, इल्तुतमिश। पहली बार दिल्ली सल्तनत में सेना इल्तुतमिश लाया था। पहली बार दिल्ली सल्तनत में मकबरा का निर्माण किसने किया, इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरा का पिता कहा जाता है। अब मकबरा का पिता कहा जाता है तो इसने किसका मकबरा बनवाया था वो हम लोग कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश ने मकबरा किसका बनवाया था, इल्तुतमिश का एक पुत्र था, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद की याद में इसने दिल्ली में मलकापुर में एक जो है एक उसका मकबरा बनवाया था। इसी और जो तुर्कों द्वारा भारत में बनवाया गया पहला मकबरा था, इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरा का पिता कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने खुद का अपना मकबरा बनवाया था, स्क्रीच शैली में बना भारत का पहला मकबरा वो इल्तुतमिश का था। तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आप इसको जो है लिखते रहिए, इतना उम्मीद करता हूं इतना लिखे होंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट टाइम पहली बार सेना, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सेना लाया कौन, इल्तुतमिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सेना लाने का श्रेय किसे जाता है, इल्तुतमिश। मुद्रा, मुद्रा मतलब क्वाइन, क्वाइंस। इसने दो प्रकार के क्वाइन चलाए थे, सिल्वर चांदी, चांदी का टंका था, और तांबे की कॉपर, यानी कॉपर मतलब तांबा, तांबे की जीतल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये बताइए कि ये जो है, ये जो मुद्रा हैं ये किस देशों के समकालीन थे, वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज क्वाइन, मतलब इसके सिक्के एज लाइक एज, एज लाइक एज, एज लाइक एज, मतलब आप समझिए इल्तुतमिश ने जो मुद्रा चलाया था, जो सिक्का चलाया था, एज लाइक एज वेस्टर्न कंट्रीज क्वाइन, मतलब पश्चिमी देशों के जिस प्रकार सिक्के थे सेम उसी प्रकार का सिक्का इसका भी था, यानी कि चांदी का टंका, तांबे की जीतल। और ये इसका वजन कितना था, इसका जो वजन था हम कह सकते हैं 175 ग्रेन इसका वजन था, 175 ग्रेन। बाद में 175 ग्रेन का सिक्का बलबन चलाता है, लेकिन वो गोल्डन क्वाइन होता है, ठीक है। तो मुद्रा व्यवस्था, और दिल्ली सल्तनत में पहली बार सेना कौन लाया, इल्तुतमिश लाया। एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि इल्तुतमिश का एक बड़ी चीज ये है कि इल्तुतमिश ने इक्तेदारी व्यवस्था, इक्तेदारी व्यवस्था, इक्तेदारी मैनेजमेंट चलाया फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम पहली बार। अब ये होता क्या है बताते हैं, इक्तेदारी व्यवस्था क्या होता है बताते हैं। इक्तेदारी व्यवस्था, पहली बार इक्तेदारी व्यवस्था मोहम्मद गोरी चलाया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में उसे अप्लाई कौन किया था, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश। यानी सबसे पहले इक्तेदारी व्यवस्था जो चलाया था वो था मोहम्मद गोरी, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत में कौन अप्लाई किया था, तो आंसर होगा इल्तुतमिश, ठीक है। इक्तेदारी व्यवस्था क्या है, ये इक्तेदारी मैनेजमेंट, इक्ता वर्ड से निकला है, ये अरबी भाषा का एक शब्द है, अरबी वर्ड। इक्ता का मतलब क्या होता है, इक्ता का मतलब होता है लैंड या भूमि,
करता क्या था कि सिस्टम क्या था इसका, जैसे मान लीजिए ये पूरा इल्तुतमिश का दरबार है, पूरा इल्तुतमिश का दरबार है, ठीक है, यानी इल्तुतमिश का ये पूरा जो है जगह है। अब इसने छोटा छोटा जो है इक्ता में बांट दिया। इक्ता मतलब मैंने आपको बताया ना भूमि, तो ये छोटे छोटे इक्ता। अब यहाँ पे इस भूमि को देखने के लिए यहाँ पे एक इक्तेदार रख दिया, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे, समझिए ये पूरा साम्राज्य था इल्तुतमिश का, इसने छोटे छोटे इक्ता में बांट दिया। और इन जमीनों को देखने के लिए देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने इंडिकेट किए हैं ये सभी इक्तेदार हैं, तो ये सभी अगल बगल के किसानों से टैक्स लेते थे। अब होता क्या था कि मान लीजिए कि यहाँ से ये बंदा ये टैक्स दिया, तो इसकी जब ये टैक्स दिया और टैक्स अगर नहीं पेमेंट कर पाते थे तो इनकी जमीनें हड़प ली जाती थी। तो आधा जमीन इल्तुतमिश लेता था, आधा जमीन इक्तेदार लेता था। तो ये इक्तेदारी मैनेजमेंट था। इक्ता वर्ड से निकला है इक्तेदारी व्यवस्था, ठीक है। इक्ता जो वर्ड है वो अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है भूमि। पहली बार इक्तेदारी व्यवस्था मोहम्मद गोरी लाया, बट दिल्ली सल्तनत में कौन अप्लाई किया, वो आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश होगा। तो ये 3 प्रकार के मैनेजमेंट थे। पहली बार भारत में मंगोल जो देखे गए वो इल्तुतमिश के समय में देखे गए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतना। चलिए अब हम लोग इल्तुतमिश के बारे में एक अच्छी चीज ये पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश के और भी जो पॉइंट्स बन सकते हैं वो जो है पढ़ेंगे। बच्चों हम चाहते हैं कि एक ऐसा नोट्स तैयार हो कि आप उसको पढ़ लीजिए तो आपका कहीं ना कहीं वो जो है आपके एग्जाम में आए और कंप्लीट नोट्स हो। चलिए इल्तुतमिश की एक बड़ी बात, पहली बार फर्स्ट टाइम मंगोल आगे पढ़ाएंगे हम लोग मंगोल क्या होते हैं। फर्स्ट टाइम मंगोल इसी के समय में आए, मंगोल इसी के समय में आए थे, ठीक है। एक बड़ी चीज इल्तुतमिश का जो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, कि इल्तुतमिश ने क्या क्या निर्माण किया था। तो नंबर फर्स्ट ये है कि इसने कॉलेज CLG मतलब कॉलेज, 2 कॉलेज बनवाए। एक का नाम था म्यूजिया, दूसरे का नाम था नासिरिया। ये ग्राफिकल मेथड है ताकि आप इस चीज को समझिए। और ये दोनों कॉलेज दिल्ली में, तो दिल्ली में इल्तुतमिश ने 2 कॉलेज बनवाए, म्यूजिया और नासिरिया। एक बड़ी चीज और कि इसने जो है नागौर में अतारिकिन का दरवाजा बनवाया, अतारिकिन का दरवाजा बनवाया। जैसे आप नाम सुने होंगे बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था, लेकिन अकबर ने किस दरवाजे या किसके कंस्ट्रक्शन से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर बुलंद दरवाजा बनवाया, तो आंसर होगा अतारिकिन का दरवाजा। अतारिकिन का दरवाजा कहां है, नागौर। नागौर कहां है, राजस्थान। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद इल्तुतमिश का एक दरबारी, ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, इल्तुतमिश का दरबारी कौन था। तो इल्तुतमिश का जो दरबारी था बेहद इंपॉर्टेंट, उसका नाम था, दरबारी जो था उसका नाम था बच्चा मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज नाम था। और इसने जिस एक विशेष किताब को लिखा था उसका नाम था तबकात ए नासिरी। इसकी बुक का नाम था तबकात ए नासिरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो तबकात ए नासिरी किताब है वो किसके रेफरेंस में जानकारी देता है। तो तबकात ए नासिरी जो किताब है वो इल्तुतमिश का एक ग्रैंड सन था, एक पौत्र था, वो जो है उस ग्रैंड सन का नाम था नासिरुद्दीन महमूद, उसके बारे में जानकारी देता है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि सर नासिरुद्दीन महमूद, अभी आप पुत्र बताए फिर पौत्र। सीधी सी बात है कि इल्तुतमिश का जो पुत्र था वो था नासिरुद्दीन महमूद और उसका पौत्र का नाम भी नासिरुद्दीन महमूद था, ठीक है। मकबरा जो बनवाया वो अपने पुत्र के नाम पे बनवाया था, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग भी ये भी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे
कि मलकापुर का मकबरा, मलकापुर का मकबरा ये इसका कंस्ट्रक्शन है। और मलकापुर का मकबरा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में, इन द मेमोरी ऑफ नासिरुद्दीन महमूद। फर्स्ट मॉस्क ऑफ टर्की, तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया पहला मकबरा। आंसर क्या होगा? मलकापुर का मकबरा। इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरा का पिता कहा जाता है। मैं बार बार बता रहा हूं, इल्तुतमिश को मकबरा का पिता कहा जाता है। मकबरा, फादर ऑफ टॉम्ब, मकबरा का पिता। आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश फर्स्ट टाइम मंगोल इसी के समय में आए। दूसरा, मकबरा का पिता इल्तुतमिश ही था। तीसरा, इल्तुतमिश का जो कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। इल्तुतमिश का जो दरबारी था, तो दरबारी का चिन्ह, अच्छा उधर सौरभ सर आ गए हैं, गलत बात है। इल्तुतमिश का जो दरबारी था उसका नाम था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज की किताब का नाम क्या था? तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी ये किताब किसको समर्पित है? ये किताब इसके पौत्र को समर्पित है, ग्रैंड सन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इसने 2 कॉलेज बनवाए, म्यूजिया नासिरिया। कहाँ है भैया? ये दिल्ली, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब इसका जो है प्रमाण ही मिलता है, बाकी कॉलेज नहीं है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसने नागौर राजस्थान में अतारकिन का दरवाजा बनवाया। इसी दरवाजे से प्रेरित होकर अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। एक बड़ी चीज, इसने मलकापुर का मकबरा बनवाया। मलकापुर में जो मकबरा बनवाया वो अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। ठीक है। जो भारत में बनवाया गया पहला मकबरा था तुर्कों द्वारा, इसीलिए इसको मकबरा का पिता कहते हैं। किसे? इल्तुतमिश को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। एक क्वेश्चन और लास्ट में, भारत में स्क्रीच शैली में बना मकबरा, तो वो आंसर होगा इल्तुतमिश का मकबरा। भारत में फर्स्ट, मतलब पहला, भारत में फर्स्ट स्क्रित शैली में बना मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हुआ क्या कि इल्तुतमिश जो है 1236 ईस्वी, मतलब ये एक्सपायर कर गया। और इल्तुतमिश की बड़ी बात यह है कि इसने मरने से पहले अपनी पुत्री, योग्य पुत्री रजिया को सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था कि मरने के बाद रजिया जो है शासिका बनेगी। अब हुआ क्या कि रजिया जब शासिका बनेगी तो कुछ लोग को ये लगा कि ये लड़की जाति है, तो ये कैसे बन सकती है। तो इल्तुतमिश मर गया, लेकिन रजिया शासिका जो है नहीं बनी। रजिया शासिका नहीं बनी। रजिया के पहले उसका एक भाई था, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, और रुकनुद्दीन फिरोज की जो अम्मी थी उसका नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान ने सपोर्ट किया अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को, शासक वो जो है बन गया। जब वो शासक बन गया तो अंदर जो कहीं ना कहीं गलत जो छटपटाहट थी रजिया के अंदर, वो जो है होना स्वाभाविक था। रजिया ने क्या किया कि अच्छा, रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था, नॉट एलिजिबल, अयोग्य शासक था, उसकी जो है शासन शक्ति सही नहीं थी। अब हुआ क्या कि विरोध करने लगी रजिया, और रजिया जब विरोध करने लगी तो रजिया के विरोध को खत्म करने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज दरबार से बाहर निकला। जब दरबार से बाहर निकला तो रजिया लाल वस्त्र पहनकर पूरे दरबार में टहलने लगी। और ऐसा माना जाता है बच्चों की मध्यकालीन भारत में लाल वस्त्र वही पहनते थे जो न्याय की भीख मांगते थे। रजिया लाल कुर्ती पहन के पूरे दरबार में टहलने लगी। अब जब दरबार में टहलने लगी तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को रजिया पर कहीं ना कहीं एक उदार आया कि इसको बनाना चाहिए। रजिया फाइनली जो है शासिका बनी। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया शासिका बनी। और उसका अल्पकाल बहुत कम था रुकनुद्दीन फिरोज का, मतलब हम कह सकते हैं बहुत छोटा समय था। तो रजिया बनी। रजिया से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि भारत में, या हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया। बाकी डिटेल हम लोग जो है पढ़ेंगे कभी। तो रजिया जो है हम लोग हेडिंग लगाएंगे, रजिया 1236 से 1240, नोट करिए।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रजिया, रजिया सुल्तान। एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि ये कहीं ना कहीं सबके जुबान पे रहता है कि दिल्ली। अब ये क्वेश्चन इतनी बार शेयर भी हुआ है फेसबुक पे, कई बच्चे हम देखते हैं पोस्ट में शेयर रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, तो आंसर क्या होगा? रजिया। एक ही क्वेश्चन आता है तो हम लोग ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं खा पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड होंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं रजिया सुल्तान। (1236 से 1240) दिल्ली सल्तनत की पहली, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका। किल्ड बाय हिच ब्रो ब्रदर बहराम शाह, अपने भाई बहराम शाह द्वारा मारी गई, ठीक है। और कब मारी गई? 1240, पंजाब कैथल, कैथल के जंगलों में जो है इसे घेरा गया, मार दिया गया। इसके हस्बैंड का नाम था अल्तुनिया, ठीक है। इसकी कहानी भी कुछ अजीब ही थी जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है बहराम शाह के बारे में पढ़ते हैं। बहराम शाह, तो बहराम शाह बहुत छोटा टॉपिक है। बहराम शाह 1240 से 1242, इसने एक पोस्ट जो है डिक्लेयर किया था, दीवान ए मामलिकात। ये एक ऐसा पोस्ट था जो साम्राज्य में सारी चीजों का देखभाल करता था, वो था दीवान ए मामलिकात, ठीक है। बहराम शाह से रिलेटेड और बाकी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बहराम शाह के बाद इसका एक भाई था, उसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। बच्चों ये सब कमजोर शासक थे, इनके बारे में एग्जाम बहुत कम पूछता है आपसे, एग्जाम में बहुत ही कम। 1242 से 1246 ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब जो है बहराम शाह, देखो देख लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन होगा। रजिया सुल्तान 1236 से 1240, बहराम शाह 1240 से 1242, एक पोस्ट दीवान ए मामलिकात जो कि साम्राज्य के सभी चीजों का देखभाल करने वाला था, ये पद। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं, कभी पूछा ही नहीं गया। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, उसका पौत्र, अभी मैंने बताया था ना पौत्र के बारे में, इल्तुतमिश का पौत्र नासिरुद्दीन महमूद, तो अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए नासिरुद्दीन महमूद, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद की बात करें तो ये जो है एक ऐसा शासक था, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265, ये कुरान की आयतें लिखा करता था। नंबर 1 पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत का कुरान की आयतें लिखा करता था, आयतें लिखा करता था और अपना जो है यही इसका अर्निंग का सोर्स भी था, लिखा करता था। एंड और टोपी सिलता था, टोपियां सिलता था। प्रसिद्ध जो बुक है, अभी मैंने एक बुक बताया था, उस बुक का नाम है तबकात, तबकात, तबकात
ए नासिरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये राइटर अभी मैंने आपको बताया था, इसके राइटर थे मिनहाज उस सिराज, इसके राइटर हैं। ये कौन है? इल्तुतमिश का दरबारी कर्टियर। तो ये बुक इसी को डेडिकेट है, ये बुक इसी के लिए डेडिकेट, इसी को समर्पित है। ठीक, एक और पॉइंट, ही वॉज किल्ड बाय बलबन, बलबन के द्वारा मारा गया, और बलबन जो है इसका दामाद था। सॉरी, ये जो है बलबन के द्वारा मारा गया और ये बलबन का दामाद था। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नासिरुद्दीन महमूद, या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा ऐसा शासक था जो कुरान की आयतें लिखा करता था, या हम कह सकते हैं टोपियां सिला करता था, तो आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा ऐसा शासक है जिसके बारे में किताब लिखी गई है तबकात ए नासिरी, तो आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद। तबकात ए नासिरी नामक किताब किसने लिखा? मिनहाज उस सिराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ही वॉज किल्ड बाय बलबन 1265, 1265 में। एक बड़ी चीज मैं आपको बताऊं तो इसी का मकबरा, अभी मैंने बताया था ना मलकापुर का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया, इसी के नाम पे, जो कि तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया पहला मकबरा था। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? बलबन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बलबन। चलिए आइए पढ़ते हैं, हेडिंग लगाइए बलबन। बलबन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बलबन से क्वेश्चंस काफी ज्यादा रेज होते हैं। बलबन 1265 से 1287 एडी, बलबन। पहला क्वेश्चन यह था कि चालीसा किसने खत्म किया? बलबन। चालीसा खत्म किया बलबन। इसका टाइटल क्या था? इसका एक टाइटल था बच्चों, बहाउद्दीन। इतना क्रूर शासक था कि सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान छत्र का प्रयोग किया करता था, वो था बलबन। बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लौह एवं रक्त नीति, लौह एवं रक्त नीति रेगुलेट किया। रेगुलेट मतलब चलाया। लौह एवं रक्त नीति, इसका मतलब खून खराबे से था। बलबन इतना क्रूर शासक था कि बलबन के दरबार में सभी की सिट्टी सपाटी गुम रहती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बलबन के सामने सही से आवाज उठा सके। ठीक है, और जो भी ऐसा करता था, बलबन हम कह सकते हैं कि एज आज के समय में था एडोल्फ हिटलर, उस टाइप का था बलबन। बलबन ने लॉ एवं रक्त नीति का पालन किया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। एक बड़ी चीज, बलबन फारस के अफरासियाब वंश से बिलोंग करता था, मतलब फारस के अफरासियाब वंश, ये हुआ। ठीक है, और एक चीज और, बलबन ने, अब क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। नंबर एक है कि प्रसिद्ध ईरानी फेस्टिवल नवरोज चलाया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक बड़ी चीज, तो पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि बलबन ने डिपार्टमेंट बनाया था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिपार्टमेंट। नंबर एक, पहला डिपार्टमेंट था दीवान ए बरीद। दूसरा डिपार्टमेंट था दीवान ए अर्ज। ये अब मैंने दोनों डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताना है। दीवान ए बरीद ये जासूस विभाग था, डिटेक्टिव मतलब जासूस, गुप्त विभाग था। और दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग था।
सेना से संबंधित डिपार्टमेंट था। दीवाने अर्ज और दीवाने बरीत, ये दोनों डिपार्टमेंट कौन चलाया था? बलबन चलाया था। प्रसिद्ध ईरानी त्योहार नवरोज चलाया, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चालीसा का खत्म किसने किया? बलबन ने किया। टाइटल बलबन का क्या नाम था? बहाउद्दीन। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने चलाया? बलबन ने चलाया था। फारस के अफरासियाब वंश से बिलोंग करता था। ईरानी परंपरा के अनुसार इसने अपने दरबार को सजाया था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बलबन जो था, इसकी जो थ्योरी थी, थ्योरी मतलब सिद्धांत, वो था डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप ये क्या होता है? तो ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। तो बलबन की जो थ्योरी है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, दैवीय राजत्व का सिद्धांत, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लिख लीजिए पहले इसको। चलिए हम लोग जो है पढ़ेंगे बलबन के सिद्धांत को, बलबन डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। फिर पूरा पढ़ने के बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बलबन को, ठीक है, ताकि ये चीज आप मेरे लेक्चर को अच्छे से सुन सकें। और उसके बाद जब आप अपना नोट्स खोलेंगे तो आप यकीन करिए कि बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो हम लोग जो है बलबन पढ़ रहे हैं, बलबन के बारे में। बलबन का एक सिद्धांत था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिद्धांत का नाम था दैवीय, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दैवीय राजत्व का सिद्धांत। दैवीय राजत्व का सिद्धांत ये क्या बताता है मैं बताऊंगा अभी। डिवाइन, इंग्लिश में क्या होगा? डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप ये क्या होता है? डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप का मतलब क्या है बच्चा? कि बलबन हमेशा कहा करता था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा दिया गया नूर अथवा प्रकाश है। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा दिया गया नूर अथवा प्रकाश है, यानी कि सुल्तान को ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है। और तुम सबका खुदा कोई और नहीं बल्कि बलबन है, बलबन है, बलबन है, ऐसा बलबन कहता था। और उसी को जिल्ले इलाही कहा गया, उसी को नियाबते खुदाई कहा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बलबन स्वयं को पृथ्वी पर खुदा मानता था, ठीक। और इसीलिए और इस थ्योरी को कहा गया नियाबते खुदाई, नियाबते खुदाई या जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। तो ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, एक बार फिर से इसको हम समझते हैं। बलबन ने जो थ्योरी दिया, जो सिद्धांत दिया, वो था दैवीय राजत्व का सिद्धांत। दैवीय राजत्व का सिद्धांत इंग्लिश में डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। बलबन हमेशा कहा करता था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा दिया गया या प्रदान किया गया नूर अथवा प्रकाश है, यानी सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर ने भेजा है। और तुम सबका खुदा कोई और नहीं बल्कि बलबन है, बलबन है, बलबन है। और इसीलिए बलबन अपने आप को जिल्ले इलाही या नियाबते खुदाई कहा करता था, या इस सिद्धांत को वो हमेशा जिल्ले इलाही या नियाबते खुदाई कहा करता था। अब जो है मरने से पहले बलबन ने अपने सक्सेसर कैकुबाद, ध्यान से सुनिएगा, मरने से पहले बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को शासक जो है नियुक्त किया। लेकिन बुगरा खां, अब बलबन मर गया, लेकिन जो है बुगरा खां ने मना कर दिया कि भाई हम जो है शासक नहीं बनेंगे। अब बुगरा खां का जो पुत्र था वो था कैकुबाद, वो शासक बना। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जिसमें पिता के होते हुए पुत्र शासक बना। समझिए, बलबन का जो पुत्र था उसका नाम था बुगरा खां। बुगरा खां को बलबन ने सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया, बट बुगरा खां ने मना कर दिया, भैया हम नहीं बनेंगे। तो बुगरा खां का पुत्र था कैकुबाद, वो बन गया। तो ये पहली ऐसी घटना है मध्यकालीन भारत में कि पिता के होते हुए पुत्र शासक बना। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब समय बीता और जो है बलबन मर गया। बलबन 1287 में मर गया। आप देखे होंगे, मैंने आपको उसमें लिखा था कि 1287 तक उसका जो है समय है। तो बलबन जब मर गया, तो जब बलबन मर गया तो उसके बाद कैकुबाद जो है शासक बना। अब कैकुबाद जो है कुछ समय बाद कैकुबाद को लकवा हो गया, यानी पैरालिसिस हो गया। तो कैकुबाद अब शासन करने में अक्षम हो गया, डिसेबल हो गया।
तो कैकुबात के जो है पुत्र जो बने उसका नाम था कै खुसरो, कै खुसरो कै उमर्स, ठीक है, ये शासक जो है बने। लास्ट में जो है कै खुसरो कहीं ना कहीं वो अक्षम था, और फिर उसके बाद सबसे अंतिम शासक जो बनता है वो बनता है कै उमर्स। तो हम एक लाइन में ये लिख सकते हैं, लास्ट रूलर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश का अंतिम शासक वो था कै उमर्स। कै उमर्स, कै उमर्स को मारता कौन है? किल्ड बाय, कै उमर्स को मारता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी या मलिक खिलजी एक ही बात है। इस प्रकार गुलाम वंश खत्म होता है दिल्ली सल्तनत में, और भारत में अब दिल्ली सल्तनत में जिस एक वंश का अब शासन चलने वाला है वो आपका खिलजी वंश है। तो गुलाम वंश जो है खत्म होता है। फिर से इसको देखिए, लास्ट रूलर ऑफ गुलाम डायनेस्टी कै उमर्स एंड ही वाज किल्ड बाय जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एंड गुलाम डायनेस्टी had declined and खिलजी डायनेस्टी was start, ठीक है, ये स्टार्टेड हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये पूरा गुलाम डायनेस्टी था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका डिटेल जानने के लिए इसके प्रीवियस, इसका पहला जो पार्ट है वो जरूर देखिएगा। सारी चीज़ें मैंने 1 by 1 जो है डिस्कस किया हुआ है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बच्चों, मार्केट की टॉप क्लास की जो ब्रांडेड बुक है उसका क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे नोट्स में मिलेगा। जो नहीं मिलता है सीधा आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अच्छे से आप पढ़ाई करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, मोटिवेशन मिलता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मेरा हर एक वीडियो अपने पहले वीडियो से ज़्यादा बेहतर होगा, ये आप अपने नोट्स में पाएंगे और ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा की तरह सदैव मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।